प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन हेल्प गुरुजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा रीट, सीटेट, टेट, टीचर्स एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। चलिए, प्रश्न संख्या 1, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। जो पुष्प यहाँ पर जो शब्द है पुष्प, इसके जो बीच में जो मूर्धन्य श है वो तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा से सीधा उठाया गया है, इसीलिए ये इसका जो सही उत्तर होगा वो तत्सम शब्द होगा। तीनों प्रकार के श, मूर्धन्य, तालव्य और दंतीय, ये तीनों तत्सम शब्द में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण का विपरीतार्थी शब्द है। तरुण का विपरीतार्थी शब्द की बात करें तो तरुण का मतलब होता है युवा, और इसका जो विपरीतार्थी शब्द है वो है मंद, सुस्त और वृद्ध, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वृद्ध, यानी तीसरा जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन कुमुदनी, सेकेंड ऑप्शन कुमुदुनी, थर्ड ऑप्शन कुमुदिनी और फोर्थ ऑप्शन कुमदुनी। तो यहाँ पर जो इसका सही और शुद्ध जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से वो है कुमुदिनी, यानी कुमुदिनी, ये यहाँ शुद्ध शब्द है। अपना किया पाना, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना, आपने जो किया वो आपने पाया, तो इसका जो अर्थ है वो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, कर्म का फल भोगना, जैसा आपने किया वैसा आपने। पांचवा प्रश्न, अंत्य स्थित व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 और 5। अंत्य स्थित जो व्यंजन होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। तो सी इसका सही आंसर है। 6 नंबर, उष्ण और संयुक्त किसके प्रकार है? स्वर, दूसरा ऑप्शन व्यंजन, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा व्यंजन। जो वर्ण होते हैं उनके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन के अलग अलग भेद होते हैं, जिसमें उष्ण और संयुक्त व्यंजन 2 प्रमुख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी और इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो गुणवाचक विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता गुण के तौर पर, गुण के बतौर बताता है। तो पहला ऑप्शन लाल फूल, यानी फूल की जो विशेषता बता रहा है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो 5 लड़के, तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, और 10 हाथी ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है तथैव, तथा, धन, एव। सेकंड ऑप्शन स्वच्छ, स्व, धन, च। थर्ड ऑप्शन महर्षि, महाधन, ऋषि, और फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण बराबर अनुधन ऐसन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो इसका है, जो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तथैव। तथैव का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा, धन, एव, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन स्वच्छ, स्व, धन, छ नहीं होता। स्वच्छ अपने आप में एक मूल शब्द है, एक रूट शब्द है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। थर्ड ऑप्शन महर्षि, महाधन, ऋषि, ये इसका सही आंसर है महर्षि। अर जो यहाँ पर शब्द आया है ये गुण संधि का है, और ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण, अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा अनु धन ऐसन। पसंद, अंधविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। क्रमधारय समास होता है उसका विशेषी विशेषण और उपमा उपमेय का योग होता है, यानी प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। ऐसे में अंधविश्वास शब्द में विश्वास कैसा? अंधा विश्वास। तो यहाँ पर जो विशेषी विशेषण का योग हो रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि नहीं है, तो वृद्धि संधि की बात करते हैं तो वहाँ ए आ प्लस ए आई और ओ औ का योग होता है। तो ए आ प्लस ए आई से आई बन जाता है, ए आ प्लस ओ औ से औ बन जाता है।
तो यहाँ पहला शब्द है स्वैच्छिक, जो बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। दूसरा है महाधन ऊर्जा, महोर्जा। महोर्जा जो शब्द है वो गुण संधि का शब्द है। तीसरा ऑप्शन जल धन ओक, जलोक, ये भी सही है। वसुधा धन एव वसुधैव। यहाँ पर बी ऑप्शन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो अपना सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, यानी शिक्षण कौशल जो टीचिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए किन चीज़ की व्यवस्थाएं की गई है। तो पहला ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा इकाई योजना की, दल शिक्षण की, अभिक्रमित अनुदेशन की। यानी प्यूपल टीचर्स होते हैं उनको माइक्रो टीचिंग के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, यानी जो शिक्षण कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ती है आपको। तो इसका पहला ही आंसर एकदम सही आंसर है। नंबर, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। प्रस्तावना ही एकमात्र ऐसा सोपान है जिसके माध्यम से बच्चे को पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। यानी प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है और पूर्व ज्ञान से आपको उस चैप्टर तक ले जाती है जो आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो प्रस्तावना है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र है की पालना है वो किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा सूक्ष्म से स्थूल। जब सूक्ष्म की बात की जाती है तब कोई भी चीज़ को हम डिटेलिंग में जाते हैं तब वो सूक्ष्म हो जाती है, और वाइड बड़े बड़े तौर पर देखते हैं तो वो हो जाती है स्थूल। यानी कहने का मतलब होता है नियम जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म और उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं स्थूल। तो पहला ऑप्शन आगमन विधि जो कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। दूसरा निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो मैंने बताया है कि नियम में डिटेलिंग में पढ़ते हैं इसलिए वो सूक्ष्म होता है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो निगमन, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। गरीबों के निमित्त यानी गरीबों के लिए या गरीबों के वास्ते धन इकट्ठा करो। यहाँ पर के निमित्त, के वास्ते और के लिए जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, के वास्ते, के निमित्त, यानी यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रश्न, वह का उच्चारण स्थल है। वह का जो उच्चारण स्थान होता है, फर्स्ट ऑप्शन दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु और कंठ। कंठ की बात करते हैं तो क वर्ग आता है, तालु की बात करते हैं तब च वर्ग आता है, मूर्धा की बात करते हैं तब ट वर्ग आता है। तब यानी तीनों ही वर्ग नहीं आता है, तो सीधा सीधा ऑप्शन पहला ही सही होता है। तो वह का उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी इसको दांत से भी बोला जाता है और औष्ठ से, यानी इसको बोलने के लिए दांत और औष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। स्वागत जो कि यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास का जब संधि विशेष कर उत्त धन सास हो जाता है, यहाँ पर हलंत वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्त जो प्रत्यय होता है ये व्यंजन संधि में ही प्रयोग, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। राजभाषा भारत की जो है वो हिंदी को दिया गया है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है वो हिंदी है। और इसका भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेदों में इसका प्रावधान है, उल्लेख मिलता है। वो है अनुच्छेद 343 से 351। जो पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण की बात करते हैं तो पहला शब्द वो संज्ञा से बना हुआ होना चाहिए। दूसरा संज्ञा से बना हुआ विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा मूलतः संज्ञा के थे और उससे विशेषण बनाए गए वो संज्ञा से बने हुए विशेषण कहलाते हैं। तो पहला शब्द जो पहला ऑप्शन है वो मानवीय, मानव शब्द जो संज्ञा है ये प्रत्यय लग करके बना मानवीय जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नगरीय, नगर संज्ञा शब्द है और ये प्रत्यय लगा हुआ है नगरीय जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पुष्पित शब्द, पुष्प जो मूलतः संज्ञा शब्द है और इत प्रत्यय लगाकर पुष्पित बना, ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। लिखित जो शब्द है वो लिखना जो कि धातु है, क्रिया है और ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। धार्मिक, धर्म में इक प्रत्यय, बौद्धिक, बुद्धि में इक प्रत्यय, कार्तिक, कार्तिक
एक महीने का नाम होता है जो अपने आप में मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। फोर्थ ऑप्शन तार्किक, तर्क में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन तार्किक, ये इसका सही और सटीक आंसर है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम यानी इवैल्यूएशन अप्रोच की बात की जाती है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट दिया है ये B.S. ब्लूम ने दिया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख यानी मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की बात की जाती है तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का भी उपयोग किया जाता है, व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि का भी उपयोग, यानी दोनों विधियों का महत्व है। यहाँ पर दोनों विधियों का अगर मिश्रण की बात की जाती है तो व्याकरण को कहीं उदाहरणों के माध्यम से समझाकर नियमों की ओर जाता है, कहीं नियमों से उदाहरणों की ओर जाता है। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन रहेगा। शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है, तो वह किस उपागम का अनुसरण करता है? जीवन केंद्रित उपागम, बुनियादी उपागम, सामंजस्य उपागम या समवाय उपागम? तो यहाँ पर जब उसको वास्तविकता का आभास होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, जब वास्तविकता की बात की जाती है तब वहाँ समवाय उपागम उपयुक्त आंसर। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? जब आगमन विधि की बात की जाती है तो उदाहरणों से नियमों की ओर जाती है। तो उदाहरण मैंने पहले ही बताया है कि उदाहरण जो होते हैं वो स्थूल होते हैं और नियम होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उदाहरण ज्ञात होते हैं और नियम अज्ञात होते हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी ऑप्शन सही है। नियम से उदाहरण की बात करते हैं तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि जाती है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि के सूत्र है। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण शिक्षण की विधि निम्न में से नहीं है। घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा गया है। व्याकरण अनुवाद, श्रुति लेखन, भाषा संसर्ग और अनुकरण, यानी व्याकरण अनुवाद विधि से, ग्रामर ट्रांसलेशन से हम ग्रामर सीख सकते हैं, श्रुति लेखन से भी हम सीख सकते हैं और अनुकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं, लेकिन भाषा संसर्ग विधि है इसके माध्यम से हम व्याकरण को नहीं सीख सकते, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है? तो वास्तविक आनंद की जो अनुभूति होती है, ध्वन्यात्मक विधि, उपसंहार विधि, भाषा संसर्ग विधि और भंडारकर विधि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा उपसंहार विधि। विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते। पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेज की बात करते हैं, तो वहाँ अनुकरण से बच्चे सीख सकते हैं, भाषा संसर्ग से भी बच्चे सीख सकते हैं, और ध्वन्यात्मक कुछ भी ध्वनि, जैसे ध्वनि से संबंधित वर्ड और उपकरण को प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जबकि व्याकरण अनुवाद विधि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड काफ़ी हार्ड रहता है और ये उच्च जो स्तर की कक्षाएं होती है वहाँ पर उपयुक्त रहता है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? बदस्तूर शब्द की बात करते हैं तो इसमें जो उपसर्ग है वो है ब धन अस्तूर। बद उपसर्ग नहीं है, बद नहीं है, बा नहीं है, यहाँ पर बे। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग नहीं है? तद्भव की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के श बताए थे, उनका जहाँ पर भी प्रयोग होते हैं, उष्ण जो व्यंजन होते हैं उनका जहाँ प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द ही होते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपको शायद दिख गया, अनजान, अनमोल और अनपढ़, ये तीनों तद्भव शब्द से बने हुए उपसर्ग है, जबकि पहला ऑप्शन जो अनशन है वो नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।